गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने की विधियों के बारे में जानेंगे। मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। हम रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी तक क्रियाविधि के बारे में मैंने आपको बताया था। हर लेक्चर में अपन ये बात करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत सारे स्टेप्स को मिला के बनता है। अब क्रियाविधि को हम ज्ञात कैसे करें? कोई एक रिएक्शन हो गया, प्रोडक्ट बन गया, लेकिन वो कौन सी क्रियाविधि, कौन से मैकेनिज्म से बना, ये जानने के लिए कुछ विधियां हैं। उन विधियों को यूज़ करके हम उस पर्टिकुलर रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में जान सकते हैं। देखिए, जब हम किसी रिएक्शन के लिए किसी क्रियाविधि को निश्चित करते हैं तो उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए उस क्रियाविधि में, उस मैकेनिज्म के कुछ स्पेशल गुण होने चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए जो वो मीट करता हो, उन गुणों को वो पूरा करता हो। तब हम उस क्रियाविधि को के बारे में ये कहते हैं कि ये इस रिएक्शन को अच्छे तरह से समझा पा रही है। वो कौन से गुण होने चाहिए किसी प्रस्तावित क्रियाविधि में? देखिए, जो प्रपोज्ड मैकेनिज्म है वो उस रिएक्शन में जो भी एनर्जी चेंज हो रहा है, जो ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है, उसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकता हो। उस ऊर्जा परिवर्तन की वो बिल्कुल अच्छी तरीके से व्याख्या कर सकने वाला होना चाहिए। सेकंड, जो भी प्रायोगिक प्रेक्षण होते हैं, जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो उन ऑब्जर्वेशंस को बिल्कुल अच्छी तरीके से उनकी व्याख्या कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके। कुछ पैरामीटर्स होते हैं किसी भी रिएक्शन के जो हम लैब में एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर सकते हैं। उन पैरामीटर्स को, उन वैल्यूज़ को, उनकी व्याख्या कर सके, उनको एक्सप्लेन कर सके, उस क्रियाविधि को हम फाइनल करते हैं कि ये इस रिएक्शन को अच्छे से समझा पा रही है। और लास्ट, जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म है वो उस जैसे दूसरे रिएक्शंस के ऊपर भी अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी उससे मिलती जुलती जो रिएक्शंस हैं उनको भी समझा सकने वाली होनी चाहिए। जब हम कोई नया रिएक्शन हमारे सामने आता है तो उसके प्रायोगिक प्रेक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसकी वैल्यूज़ होती हैं। उन वैल्यूज़ को हम बताते हैं कि इस रिएक्शन में हमको ये चीज़ें मिली। उसके बारे में फिर बहुत सारे मैकेनिज्म प्रपोज किए जाते हैं। उन सारे प्रपोज मैकेनिज्म में से जो मैकेनिज्म इन तीनों चीज़ों के बारे में बता सकता हो, मतलब एनर्जी चेंजेस के बारे में बता सकता हो, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारे पास है उस डेटा को वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हो, और उसके जैसी दूसरी रिएक्शंस के ऊपर भी वो अच्छे से अप्लाई कर सकता हो, तो हम उस रिएक्शन मैकेनिज्म को फाइनल कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म यही है। आज हम उन विधियों के बारे में पढ़ेंगे, उन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो अभिक्रिया की क्रियाविधि को पता करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जो पहला मेथड है वो है प्रोडक्ट एनालिसिस, उत्पाद का विश्लेषण। देखिए, ये किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को जानने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है। उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना, उस प्रोडक्ट का एनालिसिस हम करते हैं। एनालिसिस किस तरह से करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स बने, उन प्रोडक्ट्स का नेचर क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, और वो प्रोडक्ट्स कितनी परसेंटेज में बने, उसकी जो यील्ड है, लब्धि है, जैसे 2, 3 जितने भी प्रोडक्ट्स बने उनका हम देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी परसेंटेज में बना। आपने बहुत से रिएक्शंस में देखा होगा, लिखा होता है मेजर प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, उनके नीचे उनकी परसेंटेज यील्ड लिखी होती है, 97% बना, 85% बना, कितना बना। तो सबसे पहले हम उसका एनालिसिस करते हैं, जो प्रोडक्ट बनता है, कि उसका नेचर क्या है और उसकी परसेंटेज क्या है हर प्रोडक्ट की। उसके बाद हम उस मैकेनिज्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, हमने हाइड्रोलिसिस किया, हमने 2 रिएक्टेंट लिए। यहाँ पे देखिए, ये 2 तरीके के रिएक्टेंट हैं। जो पहला रिएक्टेंट है 1-क्लोरो-3-मिथाइल-2-ब्यूटीन, ये वाला 1-क्लोरो-3-मिथाइल-2-ब्यूटीन। और दूसरा रिएक्टेंट है इसी के जैसा, वो है 3-क्लोरो-3-मिथाइल-1-ब्यूटीन, ये वाला देखिए 3-क्लोरो-3-मिथाइल-1-ब्यूटीन। हमने इनका हाइड्रोलिसिस किया, इनका जल अपघटन किया। जब हमने इसका जल अपघटन किया इन दोनों रिएक्टेंट्स का अलग अलग, तो
तो हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में ये 2 तरीके के एल्कोहल्स मिले। ये है प्राइमरी एल्कोहल 15%, ये है टर्शरी एल्कोहल 85%। अभी मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट एनालिसिस का मतलब कोई रिएक्शन हुआ, उसके प्रोडक्ट्स को हम देखेंगे कि उन प्रोडक्ट्स का नेचर क्या है। तो यहाँ नेचर क्या है, ये प्राइमरी एल्कोहल है, ये टर्शरी एल्कोहल है। फिर हम देखेंगे उसकी परसेंटेज यील्ड का है, क्या है, प्राइमरी की 15% है, टर्शरी की 85% है। इतना जानने के बाद हम विचार करेंगे कि ये किस मैकेनिज्म से ये वाला रिएक्शन, किस क्रियाविधि से ये वाला रिएक्शन संपन्न हुआ होगा। समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, जो प्रोडक्ट है वो ये है, रिएक्टेंट ये है। यहाँ से क्लोराइड बाहर निकला है और उसकी जगह हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप जुड़ गया। आपको मैंने बताया था 4 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एडिशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है। यहाँ देख के आप पता कर सकते हैं कि ये एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ से क्लोराइड बाहर निकला है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके उसकी जगह पे जुड़ गया है। तो पहली बात, ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर हमने पढ़ा था 2 तरीके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। यहाँ देखिए, बाहर निकलने वाला कौन है, क्लोराइड, आने वाला है OH माइनस। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्लोराइड भी न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रोक्साइल भी न्यूक्लियोफाइल है। तो ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। फिर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं, SN1 और SN2। अब ये SN1 है या SN2 है, ये हम इसके प्रोडक्ट्स को देख के पता कर सकते हैं। देखिए, जब रिएक्टेंट अलग अलग थे, ये प्राइमरी क्लोराइड है और ये टर्शरी क्लोराइड है। यहाँ आपको दिख रहा है Cl ग्रुप प्राइमरी C के साथ कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पे Cl ग्रुप टर्शरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। 2 अलग अलग रिएक्टेंट हैं, दोनों की अलग अलग रिएक्शन हुई है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट सेम आ रहा है। तो इसका एनालिसिस जब हम करें तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। देखिए, SN1 रिएक्शन में, आपको याद है SN1 रिएक्शन मैंने बताया था 2 स्टेप्स में होती है। जो फर्स्ट स्लो स्टेप होता है, जो मंद पद होता है, उसमें कार्बोकेटायन बनता है। यहाँ पर Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा कार्बोकेटायन। यहाँ पे भी ये Cl माइनस बाहर निकल जाएगा और बनेगा कार्बोकेटायन। ये फर्स्ट स्टेप है, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप एक स्लो स्टेप है और इस स्लो स्टेप में हमको मिले कार्बोकेटायन। ये देखिए, जो पहला रिएक्टेंट था उससे ये कार्बोकेटायन बना, जो दूसरा रिएक्टेंट था उससे ये वाला कार्बोकेटायन बना। आपको मैंने बताया था कार्बोकेटायन के स्थायित्व के बारे में। जो प्राइमरी कार्बोकेटायन होता है उसके कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है और उसके कंपैरिजन में टर्शरी कार्बोकेटायन और भी ज़्यादा स्टेबल होता है। तो अगर रेजोनेंस के थ्रू या रीअरेंजमेंट के थ्रू कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी कार्बोकेटायन टर्शरी में कन्वर्ट हो सकता है, तो आगे रिएक्शन करने से पहले वो कन्वर्ट होगा पहले ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन में। यहाँ ये प्रक्रिया रेजोनेंस के थ्रू हो सकती है। देखिए, सिंपल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये दोनों। ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है। ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा टर्शरी कार्बोकेटायन विच इज़ मोर स्टेबल। तो जो पहला हमारा रिएक्टेंट था ये वाला, ये रिएक्टेंट बनाता है प्राइमरी कार्बोकेटायन जो कन्वर्ट हो जाता है टर्शरी कार्बोकेटायन में। तो इसलिए दोनों ही रिएक्टेंट से, इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट से, दोनों से ही हमको सेम तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं। 15% प्राइमरी अल्कोहल जो कि कम स्टेबल होता है और 85% टर्शरी अल्कोहल जो कि ज़्यादा स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटायन से बनाए। प्राइमरी अल्कोहल कम स्टेबल प्राइमरी कार्बोकेटायन से बनाए और इसलिए इसकी यील्ड भी कम है। तो इन प्रोडक्ट्स का एनालिसिस करके हम ये पता कर सकते हैं कि ये जो रिएक्शन हुआ है वो SN1 मैकेनिज़्म के थ्रू हुआ है। SN2 मैकेनिज़्म अगर होता तो ये
रेजोनेंस नहीं हो सकता था। SN2 में आपको याद है 1 स्टेप रिएक्शन होता है, इस तरफ से क्लोराइड बाहर निकलता और OH अपोजिट डायरेक्शन से एंटर करता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनता, उसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रेजोनेंस या रीअरेंजमेंट कुछ भी होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ सिंपली हमने प्रोडक्ट्स का एनालिसिस किया और हम रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बता सके कि ये एक सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हुआ प्रोडक्ट एनालिसिस, पहला मेथड किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म को पता करने का। जो दूसरा मेथड है वो है, सेकेंड मेथड पढ़ेंगे हम, डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती की उपस्थिति की पहचान करना। जब रिएक्शन मल्टी स्टेप होता है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट्स भी बनती हैं और मध्यवर्ती इंटरमीडिएट्स भी बनते हैं। और ऑर्गेनिक रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप्स में पूरा होता है। इन स्टेप्स में जो मध्यवर्ती बनते हैं, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, उनकी उपस्थिति, उनकी प्रेजेंस यदि हमें पता चल जाए तो हम रिएक्शन की मैकेनिज्म के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में प्रपोज कर सकते हैं कि ये किस मैकेनिज्म के थ्रू हुआ होगा। यदि किसी रिएक्शन का मध्यवर्ती उत्पाद, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट स्टेबल होता है तो हम रिएक्शन को स्लो कर लेते हैं और स्लो करके वहीं पे उस इंटरमीडिएट की प्रेजेंस का पता कर सकते हैं, या हम रिएक्शन को बीच में पूरी तरीके से रोक सकते हैं और उस स्टेप पे उस इंटरमीडिएट को अलग करके उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता कर सकते हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक रिएक्शन हुआ, उसके कई तरीके के मैकेनिज्म अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको सुझाए। अब किसी साइंटिस्ट ने कहा कि मेरे जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसमें ये वाले इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं। अगर उन इंटरमीडिएट्स की प्रेजेंस वो लैब में दिखा सके हमको, तो हम ये मान लेते हैं कि इसी मैकेनिज्म से ये रिएक्शन हुआ है। इसका एक एग्जाम्पल है हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ये आप लोग छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। जब हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन था, क्या रिएक्शन होता है इसमें? एक अमाइड कन्वर्ट हो जाता है अमीन में। रिएक्शन होता है अमाइड का ब्रोमीन और NaOH के साथ, और वो कन्वर्ट होता है अमीन के अंदर। ये डिग्रेडेशन रिएक्शन भी है, यहाँ से एक कार्बन कम हो जाता है, रिएक्टेंट में एक कार्बन ज़्यादा है, प्रोडक्ट में एक कार्बन कम है। इसको हम डिग्रेडेशन रिएक्शन भी, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये रिएक्शन हो गया, इसकी क्रियाविधि सुझाई गई, मैकेनिज्म सुझाया गया, जो कि इस तरीके से था। फर्स्ट स्टेप में ब्रोमीन रिएक्शन करता है अमाइड के साथ, HBr बाहर निकल जाता है और यहाँ H की जगह एक Br एमाइड के साथ जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में जो NaOH था उसका OH यहाँ से एक H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, पानी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, और यहाँ देखिए ये RCONBr, ये एक इंटरमीडिएट एनायन हमको मिलता है। ये जो इंटरमीडिएट एनायन है ये स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल है, तो हम इसकी प्रेजेंस को रिएक्शन में पता कर सकते हैं। रिएक्शन को इसी स्टेप पे रोक दीजिए, इस स्टेप पे रोक के हम इसके एक्सपेरिमेंट से, प्रयोगों से पता कर सकते हैं कि ये वाला एनायन यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से फिर Br- बाहर निकल गया, एक नाइट्रीन बनता है। इस नाइट्रीन में इस R का रीअरेंजमेंट इस N के ऊपर हो गया और बना आइसोसाइनेट। यहाँ फिर से आइसोसाइनेट एक स्टेबल कंपाउंड है और इसकी प्रेजेंस को भी हम पता कर सकते हैं। आगे रिएक्शन होता है और एंड में हमको मिलता है यहाँ पे अमीन। इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन मैकेनिज्म प्रपोज किया गया, ये क्रियाविधि सुझाई गई, तो ये पता चला कि भाई एक रेनायन बनेगा, एक आइसोसाइनेट बनेगा। इन दोनों, इस एनायन को और इस आइसोसाइनेट को हम अलग कर सकते हैं और इनका स्ट्रक्चर हम पता कर सकते हैं। क्योंकि इनकी प्रेजेंस प्रूव हो गई तो ये मान लिया गया कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन इसी मैकेनिज्म के थ्रू हुआ है। ये है इंटरमीडिएट की पहचान करना, और उसकी प्रेजेंस के बारे में अगर हम बता सकते हैं तो हम उस रिएक्शन मैकेनिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ये तो बात हुई जब इंटरमीडिएट स्टेबल होता है,
लेकिन बहुत बार जो मध्यवर्ती बनता है, हमने मध्यवर्ती का जब लेक्चर लिया था तब आपको बताया था कि बहुत से इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं, जैसे बेंजाइन है, कार्बीन, नाइट्रीन, ये सब अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स हैं। तो इनको हम अलग नहीं कर सकते। इनकी प्रेजेंस इतनी कम समय के लिए होती है, इतनी क्षणिक होती है कि हम इनकी प्रेजेंस का भी रिएक्शन में पता नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट इनके प्रयोगों के द्वारा। तो इनकी प्रेजेंस को हम कैसे पता करते हैं? इनकी प्रेजेंस को पता करने के लिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स को यूज़ करते हैं या ट्रैपिंग करते हैं। ट्रैपिंग के बारे में मैंने आपको कार्बीन वाले, जब हमने कार्बीन के बारे में पढ़ा था तब आपको बताया था। एग्जाम्पल लीजिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, जो अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों से पता कर सकते हैं, और दूसरा मेथड है ट्रैपिंग के द्वारा इन इंटरमीडिएट्स के बारे में हम पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का एग्जाम्पल है, यहाँ हमने मेसिटिलीन का प्रोटोनेशन कराया है। प्रोटोनेशन, जब भी कोई प्रोटॉन के बारे में हम बात करते हैं तो हम NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इस मेथड से, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से प्रोटॉन वाले कंपाउंड्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो मेसिटिलीन का जब प्रोटोनेशन हुआ, ये कंपाउंड बना, और इसकी प्रेजेंस का पता हम NMR से या इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से लगा सकते हैं। इसी तरह अगर किसी रिएक्शन में कार्बीन बनती है, अगर ये कहा जाता है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इंटरमीडिएट बना है कार्बीन, हम अगर उस रिएक्शन मिक्सचर में साइक्लोहेक्सीन को मिला दें, तो जैसे ही कार्बीन बनेगा, साइक्लोहेक्सीन उसको ट्रैप कर लेगा, उसका पिंजरे के जैसे उसको पकड़ लेगा, और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये एक स्थायी प्रोडक्ट है, स्टेबल प्रोडक्ट है, जिसकी प्रेजेंस के बारे में हम पता कर सकते हैं। अगर तो कार्बीन बना होगा तो ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा, अगर कार्बीन बना ही नहीं होगा और फिर भी हमने साइक्लोहेक्सीन डाला तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह कार्बीन का प्रेजेंस हम ट्रैप करके, साइक्लोहेक्सीन के साथ हम उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसकी प्रेजेंस के बारे में बता सकते हैं। आज हमने क्रिया विधियों को जानने के 2 मेथड्स पढ़े, प्रोडक्ट एनालिसिस और डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरमीडिएट्स की पहचान करके या प्रोडक्ट का एनालिसिस, विश्लेषण करके हम रिएक्शन की क्रिया विधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम 3 अलग अलग विधियों के बारे में और पढ़ेंगे, आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक स्टडीज़ और स्टीरियोकेमिकल स्टडीज़। ये तीनों टेक्निक भी रिएक्शन की क्रिया विधि को जानने में हमारी हेल्प करती हैं। थैंक यू।